नमस्कार दोस्तों, युक्ति संस्थान के खास कार्यक्रम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आज की गुफ्तगू का मुख्य विषय है लोक संस्कृति की संवाहक महिलाएं। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ परम आदरणीय श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, जो कि पूर्व प्राचार्य राजकीय गोयनका उच्च माध्यमिक विद्यालय और अब लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री के आप सचिव हैं। आपका हम युक्ति संस्थान के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। नमस्कार। तमाम जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी ओर से भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। सर, आज का हमारा पहला प्रश्न आपसे रहेगा कि लोक संस्कृति क्या है? लोक संस्कृति दो शब्द है इसमें। संस्कृति वो चीज़ है जो हमारे जीवन में रची बसी है। हमारे जो सामाजिक परिवेश है, हमारा जो पारिवारिक परिवेश है, हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है और हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उसके जो मुख्य जो आयाम हैं, उनके साथ हम अपने जीवन को कैसे समायोजित किए हुए हैं। वो जो परंपराएं हैं जो सनातन से चली आ रही है, वो सनातन परंपराएं ही हमारी संस्कृति है। और इन संस्कृति का जो स्वरूप है वो हमें वर्तमान में बनाए रखने में और प्राचीन काल से लेकर आज तक ये संस्कृति के जो स्वरूप हमारे समाज में विद्यमान हैं, उन स्वरूपों को पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आगे ले जाने में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। यदि हमारे समाज की महिलाओं ने इस दायित्व को न संभाला होता तो हमारी ये परंपराएं, हमारे ये रीति रिवाज, हमारे ये मेले, हमारे ये जो खान पान, हमारे पहनाव, ये सब विलुप्त हो जाते और पता नहीं हम किस ओर भटक जाते। महिलाओं ने जो आज कार्य किया है, जो सनातन हजारों साल से जो करती आ रही हैं, वो उनका योगदान अतुलनीय है। हमें ये कह सकता हूँ कि लोक संस्कृति को जीवित रखने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो महिला है। सर, लोक संस्कृति के उद्देश्य क्या होते हैं? उद्देश्य तो वैसे कोई लिखित उद्देश्य तो है नहीं। एक पीढ़ी जिन परंपराओं में जी रही है, जिन परंपराओं का निर्वाह कर रही है, जिन रीति रिवाजों का संचालन कर रही है, जो रहन सहन, खान पान, पहनावा जो हमारे जीवन में रचा बसा पड़ा है, उसको यथावत अगली पीढ़ी तक ले जाना, उस अगली पीढ़ी को उसमें प्रशिक्षित करना। बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है तब से ही उसको धीरे धीरे उस संस्कारों की ओर हम ये महिलाएं प्रशिक्षित करती रहती हैं और वो प्रशिक्षण आगे चलते चलते वो पूर्णता प्राप्त करता है, वो फिर अगली पीढ़ी को संभाला दिया जाता है। तो हमारी परंपराएं जीवित रहें, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। सर, हर संस्कृति की अलग अलग विशेषताएं होती है। अगर अपनी लोक संस्कृति की विशेषताओं की बात करें तो आप कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं? हमारी जो संस्कृति है उसके कई आयाम हैं। हम अपने जीवन में झांक करके जब देखेंगे तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी संस्कार हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हम प्रतिदिन घर में रहते हैं, घर के जो हमारे रहने के जो संस्कार हैं वो सब हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो हमारे सांस्कृतिक हैं। और इसके अलावा जो हमें समाज में हम जो देखते हैं, जो समाज में हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, उन दायित्वों में भी हमारी संस्कृति रची बसी पड़ी है। हम इन संस्कृति को जब तक आगे ले जाने वाले और उनको संरक्षित करने का हम बीड़ा नहीं उठाएंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि हम उसके अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे इस संस्कृति को हम अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें कुछ ऐसे जो ये कार्य हैं वो निरंतर करते रहना चाहिए, ऐसे कार्य होते रहना चाहिए हमारे समाज में, जिससे कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं जीवित रह सकें। और हम इसके लिए हमें समाज में एक व्यापक एक आंदोलन के रूप में इसको उठाया जाना चाहिए। सर, जैसा कि आज की गुफ्तगू का मुख्य विषय ही लोक संस्कृति की संवाहक महिलाएं हैं, तो महिलाओं की कितनी भूमिका है संस्कृति को संरक्षित करने में, बचाने में?
देखिए, अगर हम कहें तो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनको जीवित रखने, उनको आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाने, उन्हें आगे तक ले जाने का जो दायित्व है, वो आज तक महिलाओं ने ही पूर्ण किया है। और महिलाओं के माध्यम से ही आज हमारी संस्कृति जीवित है और अक्षुण्ण है। यदि इसमें महिलाओं ने ये दायित्व न निभाया होता, तो हमारी संस्कृति आज जीवित नहीं रहती। हम अपने संस्कृति के मूल संस्कृति से हम भटक करके किसी दूसरी उधारी संस्कृतियों में जी रहे होते हैं। पुरुष का दायित्व समाज में अलग है, वो अपने तरीके से उन दायित्वों को निभाता है। लेकिन इन संस्कृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इन संस्कृतियों को जीवित रखने के लिए महिलाओं ने जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। मैं जैसे उदाहरण के लिए कहूँ कि हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे परिवारों में हर पर्व पर गीत गाने की परंपरा थी। और यह परंपरा आज से कुछ सालों पहले, यानी मैं कहूँ 30-40 साल पीछे तक जाऊँ, तब तक ये परंपरा जीवित थी। लेकिन आज हम देखते हैं, और नई पीढ़ी जब शिक्षित हो गई, हमारी जो बालिकाएं शिक्षित हो गई, वो उस संस्कृति के जो स्वरूप है उससे दूर होती चली गई। हमारा पहनावा बदल गया, हमारा खान पान बदल गया, हमारे रीति रिवाज लुप्त होते जा रहे हैं, हमारी जो सनातन परंपराएं जो हमारे घरों में चल रही थी वो खत्म हो गई। आज शादी, घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका उत्साह, उसका उत्सव गीतों के माध्यम से होता था। थाली बजाई जाती थी, गीत गाए जाते थे, सारे मोहल्ले में बधाई बांटी जाती थी, मिठाई बांटी जाती थी, अन्य कई तरह के काम हमारे परिवारों में होते रहते थे। लेकिन आज हम इसमें पिछड़ रहे हैं। इसके अलावा, गीत गाने के अलावा ऐसे तीज त्योहार आते हैं जिनमें हमारी एक निर्धारित वेशभूषा होती थी। जैसे गणगौर का पर्व है, तो गणगौर आज अगर हम 50 साल पहले तक का परिवेश देखें और आज का परिवेश देखें, गणगौर के स्वरूप में हमने परिवर्तन कर लिया है। पहले हमारे परिवार में बच्चियों को, छोटी बच्चियों को जो 10 साल की हो जाती थी, 11 साल की हो जाती थी, तभी उसको गणगौर पूजने के लिए प्रेरित किया जाता था कि तुम गणगौर पूजने शुरू कर, और वो उसकी एक नियमितता बन जाती है। प्रतिवर्ष वो गणगौर आते ही वो। इसी तरह कुछ ऐसे व्रत होते थे जिन्हें कंवारी लड़कियों के व्रत अलग होते थे, ताज़ा शादीशुदा लड़कियों के व्रत अलग होते थे। इसके अलावा जो महिलाएं प्रौढ़ हो जाती थी, उनके व्रत अलग होते थे। उन व्रतों का स्वरूप, उनकी कहानी कहना है, उनके किस तरह उन व्रतों का एक निर्वहन करना है, चर्या कैसी उन व्रतों की, वो सारी सिखाई जाती थी। और इसके अलावा शादी विवाह में हर अवसर पर, मतलब पूरा दिन ऐसे समझिए कि घर में गीत ही गीत गाए जा रहे हैं और एक उत्साह का माहौल होता था। हमारे जो पारंपरिक वेशभूषा होती, वो वेशभूषा पहनी जाती थी। खाने के लिए भी एक निश्चित होता था कि आज बान बैठ रहा है तो बान का खाना क्या होगा, आज अब ये कार्यक्रम हो रहा है तो इस कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ बनेगी। शादी विवाह में भी मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन हर तीज त्यौहार पर हमारा खान पान भी निश्चित था, हमारा पहनाव निश्चित था, हमारे जो रहन सहन का तरीका था वो सब था। लेकिन और जब आज से अगर मैं कहूँ कि पीछे हम जाकर देखते हैं हमारी परंपराओं में, अगर किसी के घर में दामाद आ गया तो उस दामाद की कितनी बढ़िया खातिरदारी की जाती थी, उसका कितना सम्मान किया जाता था, उनके लिए कितना उत्साह घर में पैदा होता था। मोहल्ले की सारी महिलाएं इकट्ठी हो जाती थी शाम के समय, और शाम के समय इकट्ठी होकर के जब कंवर साहब यानी दामाद को जब भोजन करवाया जाता था तो घर में गीत गाए जाते थे। उनको वो जवाई के गीत होते थे। इसी तरह बान बैठता है, बान के गीत होते थे। ये शादी की तारीख तय हो जाती है तो 1 महीने पहले ही गीत गाने शुरू कर देते हैं। उसमें बंदड़े के गीत अलग, बंदड़ी के गीत अलग और दूसरे गीत। उसके साथ हमारे समाज के जितने रिश्ते होते थे, ससुर के, जेठ के, जेठानी के, सास के, इन सारी ये
हर एक के साथ गीतों का एक सुर जुड़ा हुआ था, गीत जुड़े हुए थे और वो ये सब हमारे समाज में चलते रहते थे। इसके अलावा जो भी कोई ये महीना आता है, जैसे सावन का महीना आ गया, तीज का त्यौहार आ गया, तो तीजों के गीत आते थे। इस तरह से कार्तिक का महीना आ गया, तो कार्तिक में जब महिलाएं स्नान करती हैं, मंदिर जाती हैं, हरजस गाती हैं और वो सब शाम को मंदिरों से लौटती हैं तो वो गीत गाती हैं। इस तरह ये हमारी परंपराएं जो चलती हैं वो आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है। अब कैसे कैसे हम करें कि जैसे घर में गणगौर आए तो गणगौर के गीतों को घर की प्रौढ़ महिला साथ बैठ कर छोटी छोटी बच्चियों को गीत गाती थी। उन बच्चों को उसी उम्र में यानी 10 वर्ष की उम्र में उनको वो गीत सिखा देती ताकि उनको आगे जीवन में कभी किसी को दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े। तो ये जो सनातन था वो हमारा बहुत बढ़िया था और इस सनातन को निर्वहन करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे समाज में महिलाओं का रहा है। यदि महिलाओं ने इस दायित्व को न संभाला होता तो शायद ये परंपराएं कभी की लुप्त हो गई होती। सर, मेले होते हैं उनमें आपका क्या परिवर्तन देखते हैं? मेलों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। पहले जितने मेले होते थे उनमें समाज का हर वर्ग और परिवार के सारे सदस्य उसमें सम्मिलित होते थे। बहुत से मेले तो बंद ही हो गए। जैसे यहाँ तीज का मेला पड़ता था, मैं चूरू की बात करूँ तो हमारा जो जौहरी सागर है जिसको डखरा जोड़ा कहते थे हम, उसके चारों ओर जो खुली जगह थी, पायतन थी, उस पायतन में तीज का इतना शानदार मेला लगता था। आज वो बहुत सालों से लुप्त हो गया। केवल गणगौर का मेला लगता है जिसे वो मेला भी केवल महिलाओं के कारण है। और आज कौन सी महिलाएं गणगौर पूजती हैं? छोटी बच्चियों की आज गणगौर पूजना बंद हो गया है, घर में पुजवाते नहीं है, कहते ये अनावश्यक है, इसको क्या जरूरत नहीं है, शादी करेगी उस साल। तो जिस साल शादी करते हैं उस साल उसको गणगौर पुजवाना जरूरी हो जाता है और वो गणगौर को पूज करके और उसी साल उसका उद्यापन कर देती है। अपना वो जो सारा दायित्व जो एक बहुत लंबे समय तक कम से कम 10 साल तक एक लड़की का ये संस्कार चलता था वो एक साल में उसको सिमटा करके उसको बंद कर दिया जाता है। इसी तरह तीज के अलावा हमारे अन्य जो कुछ मेले होते हैं वो मेले भी अब पहले जैसे उत्साह के नहीं हुए। कुछ मेले केवल परंपराओं में रह गए हैं, गीतों में रह गए हैं, कैसेटों में रह गए हैं, लेकिन वास्तविकता में मेलों का स्वरूप बहुत बदल गया है। हमारे जैसे सावन का महीना है, सावन में तीज के महीने में जो पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, जैसे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इनमें रस्सों के झूले डाले जाते थे और लड़कियां और महिलाएं वो झूलती थी। उसमें पुरुष नहीं झूलने जाते थे, लेकिन लड़कियां और ये सब, और उनका एक अलग ही उत्साह होता था। वो गीत भी गाती जाती थी और झूलती भी रहती थी और उनकी ये आज वो झूले खत्म हो गए। आज इलेक्ट्रॉनिक झूले आ गए जो बिजली से चला लेते हैं और सब झूल करके एक आनंद उठाते हैं। लेकिन उन झूलों में जो आनंद था, जिसमें वो खड़ी होकर झूलती थी, बैठ कर झूलती थी, दो औरतें दो लड़कियां एक साथ आमने सामने में खड़े होकर झूलती थी, जिसको उपकली मुस्काना कहते थे हमारी भाषा में। आज की लड़कियां उसको जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, कैसे करें। झूले पर बैठना नहीं आता है और वो उस समय कितनी लंबी उसका जो स्विंग होती थी, उसका जो फैलाव होता था वो बहुत बड़ा होता था। वो कहते हैं आज ये मेले हमारे जीवन में से धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, इनका स्वरूप खत्म होता जा रहा है। सर, आप शादियों में, त्योहारों में क्या परिवर्तन देखते हैं? शादी और त्योहार दो चीज अलग अलग हो गई। मैं पहले शादी की बात करूँगा। शादी में हमने औपचारिकताओं को ज़्यादा, दिखावे को ज़्यादा स्थान दे दिया। दिखावा आज इतना समाज में फैल गया है कि जो दिखावे में भी ज़्यादा अपने संपन्नता का दिखावा हो गया है। जो हमारी परंपरा है उनका दिखावा खत्म हो गया, हमारे जो रीति रिवाज है उनका दिखावा खत्म हो गया, लेकिन केवल हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसका दिखावा बढ़ गया। उसके कारण आज हमारा
जो सांस्कृतिक स्वरूप है वो शादी विवाहों में खत्म हो गया। पहले शादी किसी बच्चे की या बच्ची की तय कर दी जाती थी, तो 11 दिन पहले या 7 दिन पहले उसका बाण बैठाया जाता था। बाण बैठाने का मतलब कि उस बच्चे का जो शारीरिक सौंदर्य है उसको उभारा जाए। तो उस पर उसको बहुत सी तरह उपटन करना, बहुत सी तरह उसको नहलाना, ताकि वो एक सुंदर स्वरूप, उसका स्वरूप बने, वो सुंदरता दिखे। आज बच्चे तो रोज़ाना साबुन लगा करके, शैम्पू लगा के नहाते हैं, उन्हें उपटन की ज़रूरत ही नहीं है। उपटन से उनको उबकाई आती है कि इसमें बदबू आती है, हम नहीं करेंगे। उपटन का एक अपना महत्व होता था। और शादी विवाहों में पूरे परिवार की ही नहीं, मोहल्ले की और समाज की, रिश्तेदारों की महिलाएं इकट्ठी होकर के जो गीत और जो संस्कार जो नेक किए जाते थे उनमें शामिल होती थी। आज उनमें गीत गाने के लिए तो मोहल्ले गांव में ढूंढना पड़ता है कि गीत गाने वाली मिसरानी कौन कहाँ मिलेगी, उसको बुला लो, और वो एक मिसरानी बैठी बैठी गीत टेरती रहती है, गाती रहती है, उसका वो आनंद नहीं है। और वो जो बच्चियाँ हैं वो कैसेटों पर, फिल्मी गानों पर नाचती रहती हैं। और जो महिलाएं हैं, जो जिनको ये बैठ करके ये सारा का सारा दायित्व निर्वहन करना चाहिए था, वो उस, क्योंकि आज की जो पढ़ी लिखी हमारी समाज की जो पढ़ी लिखी जो पीढ़ी है उसने इन संस्कारों को भुला दिया, वो इन संस्कारों से दूर हो गई। उन्होंने अपने आप को उन संस्कारों में ढाला नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि ये संस्कार जो हमारे मूल जीवन का जो मूल था वो खत्म होकर के आज हम औपचारिकता और दिखावा की तरफ चले गए। इसलिए वो जो है, तो शादी का जो असली स्वरूप होता, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, पहले हमारी परंपरा थी शादी में जमीन पर बैठ करके खाना खाने की, पंगत में बैठते थे, उसको पंगत कहते थे। पंगत मतलब पंक्ति में बैठ करके। और जो परिवार के जो लोग होते थे, रिश्तेदार जो होते थे, समाज के जो लोग होते थे, वो सब अपने हाथों से मनवार करके खिलाते थे। आज एक टेबलों पर खाना सजा दिया गया है, आइटम खूब बढ़ा दिए गए हैं, और वहाँ किराए के बैरे ला के खड़े कर दिए हैं। जो काली पीली ड्रेस पहन कर वो खड़े हो जाते हैं, उन्हें न परोसने का सलीका है, न उन्हें खिलाने का है, और लाओ अपना खुद ले और खाओ जाओ। तो ये जो परंपरा थी जिसमें बैठ कर खिला करके जो मनुहार की जाती थी, यानी उनको जबरदस्ती खिलाना, मनुहार करना मतलब उनको बार बार आग्रह करके खिलाना कि आप एक पीस तो लो ही, आप एक बर्फी तो ले ही, आप एक लड्डू तो लो ही। ये जो एक आग्रह का जो भाव था, जो अपनत्व का जो भाव था, जो उनके साथ जो एक लगाव था, वो आज खत्म हो गया। आज कहीं भी मेल होती है, सज्जनगोठ होती है, सज्जनगोठ तो खत्म हो गई, मान लो। सज्जनगोठ का स्वरूप तो एकदम समाप्त हो गया। सज्जनगोठ में एक नाम से जैसे है कि सज्जन जो व्यक्ति है वो बैठ करके एक जगह बैठ करके गोष्ठी करें, यानी एक जगह इकट्ठा होकर के बैठ करके भोजन करें। और वो सब संबंधी साथ बैठ कर खाना खाते थे, एक थाली में बैठ कर खाना खाते थे, ताकि उनके जीवन में वो समरसता हमेशा बनी रह सके। आज लड़के का पिता कब खाना खा रहा है, लड़की का पिता कब खाना खा रहा है, दोनों को पता नहीं है। और हम एक अपने हाथ से जो खिलाने की एक परंपरा थी जिसको सांख जलेबी कहते थे, यानी जब तक सगा जो लड़का वाला होता था वो थाली में रखे हुए भोजन को तब तक ग्रहण नहीं करता था जब तक कि लड़की का परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति आकर को अपने हाथ से उनको खिलाने का आग्रह नहीं करता, और वो खिला करके कहता कि साजी आप भोजन ग्रहण करो, तब वो बैठ गए। और वो कहते आप भी साथ बैठो, तो उनके साथ बैठना पड़ता था। ये समरसता खत्म हो गई। तो ये शादी विवाहों में तो हमारे इतना आमूलचूल परिवर्तन हो गया कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपराओं से भरी हुई जो शादियों का स्वरूप था वो आज देखने को नहीं मिलता है। आज हम पाश्चात्य संस्कृति की जो झलक है वो उसमें ले गए, नहीं तो हम पाश्चात्य को अपना सकें और अपने परंपराओं को हम भूल गए, छोड़ दिया और हमने विसरा दिया उनको। अब बात करते हैं त्योहारों की। तो त्योहारों में भी ऐसा ही हो गया कि त्योहारों से हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो अपने उस दायित्व से
अलग हो गई। उन्होंने वो परंपराएं सीखी नहीं, उनको वो ज्ञान जो घर से मिलना था वो मिला नहीं, इसलिए जो हमारे त्योहार हैं वो अब केवल दिखावा रह गया। हमें चौथ का व्रत करना है तो वो ज़बरदस्ती ये करना है, लेकिन जो जिस भाव से जो चौथ के या किसी तरह कोई भी व्रत करने होते थे वो आज वो भाव लिए हुए नहीं है। केवल औपचारिकता है, एक दिखावा है या एक जबरन है, जबरिया है। इसलिए आज त्योहारों में भी एक परिवर्तन आ गया। और हमारे जैसे त्योहार की बात मैं करूं, होली का त्यौहार हमारे एक ऐसा त्यौहार माना जाता है जो ऊर्ध्वंग लिए होता है, लेकिन वास्तविकता उसके स्वरूप को हम देखें तो उसमें ऊर्ध्वंग कहीं नहीं था, वहाँ एक मस्ती थी। उसको ऊर्ध्वंग नहीं कहते हैं, वो एक मस्ती थी। उस त्योहार को एक मस्ती से साथ मनाया जाता था। शहर में, गांव में जगह जगह गिंदड़ होती थी और रात को देर तक, मतलब पूरी रात भर गिंदड़ होती, उसमें नगाड़े की चोट पर सब लोग नाचते थे और ये घूमर घेरा डाल करके नाचते थे। वो गिंदड़ आज खत्म हो गई और उसकी जगह फिर डफ आए, डफ खत्म हो गए। आज अब हम उन परंपराओं को भूल चुके। और पहले हमारे समाज में इतनी शिष्टता थी कि हम जब गिंदड़ में जाते तो केवल पुरुष ही उसमें देखने के लिए नहीं जा सकते, महिलाएं भी जाती थी, लेकिन सब मर्यादा में रहते हैं। महिलाएं असुरक्षित कहीं भी महसूस नहीं करती रात के अंधेरे में। वो जब तो ये स्ट्रीट लाइटें नहीं होती थी, रोशनी अब नहीं होती थी, अंधेरे में अगर वो रात को आधी रात को भी अपने घर जा रही हैं तो वो बेझिझक अपने घर जा सकती थी, उन्हें कोई खतरा नहीं था। आज हम उन सारी परंपराओं को भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। इस कारण हम ये कहते हैं कि हमारी परंपराएं आज बिल्कुल ही विलुप्त हो रही है। तो सर जो परंपराएं विलुप्त हो रही है तो नई पीढ़ी को अपन कैसे जोड़ें? नई पीढ़ी जोड़ने के लिए हमें एक ऐसा संगठन तैयार करना पड़ेगा, एक ऐसे वातावरण को तैयार करना पड़ेगा जिस हमें एक वो कहते हैं ना कि एक वो एनवायरनमेंट बिल्डिंग, एक वातावरण को तैयार करना है। वो वातावरण तैयार करना पड़ेगा। हमें उन संस्कारों को पुनः जीवित करना पड़ेगा। जैसे हमारी संस्था है लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरसी, ये कई बार ऐसे त्योहारों को, ऐसे परंपराओं को निर्वहन करने के लिए नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि रिद्धकरण जी मोटे का चुरू के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, एक अध्यापक रहे हैं। वो लोकगीतों को हमारे घरों में जो गाए जाने वाले जो लोकगीत हैं, हर अवसर पर गाने वाले लोकगीत हैं, वो कॉलेजों में और स्कूलों में जाकर लड़कियों को इकट्ठा करके वो गीत साथ बैठ करके उनके साथ गा करके उन्हें सिखाया करते थे। आज वो माहौल हमें पैदा करना ज़रूरी हो गया है। अगर हम एक हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो अगर बीड़ा उठाएं कि हम अपने इस परंपराओं को, इस संस्कृति को हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं, उस खोए हुए स्वरूप को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उन परंपराओं के लिए एक संगठन तैयार करके हमें नई पीढ़ी, जो हमारी वर्तमान की जो बच्चियां हैं, उन्हें छोटी अवस्था से ही उन्हें संस्कृत करना होगा, उन्हें ये सिखाना होगा, उन्हें उनके दिमाग में ये बात बैठानी होगी कि हमारी ये जो परंपराएं हैं, हमारे जो ये रीति रिवाज है, हमारा जो सनातनी जो स्वरूप है, वो हमारे लिए कितना उपयोगी और लाभदायक है, उसकी ओर हमें उनको मोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा एक आंदोलनात्मक एक कार्यक्रम अपनाना होगा। सर अगर हम लोक संस्कृति का संरक्षण नहीं करते हैं तो हमें कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं? नुकसान उठा रहे हैं, नुकसान उठाना शुरू कर दिया है हमने। हमारी जो वर्तमान की पिछले जो 40-50 साल का जो एक समय गुजरा है, उसमें हमारे सांस्कृतिक परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं और हम उन परंपराओं को अपना रहे हैं जिनके जो हमारे जीवन से, हमारी संस्कृति से, हमारे देश से जुड़ी हुई नहीं है, तो वो सीधे सीधे हमारा नुकसान कर रही है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि आज की जो नई पीढ़ी है, जो बच्चा आज
10 साल का है, 12 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, वो स्कूल जाता है, उसको हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं। हम उनको किसी और स्कूल में भेज रहे हैं। वहाँ जाते उसे या तो हिंदी बोलना सिखाते हैं या अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं। तो हमारी जो मूल जो हमारी भाषा है, बोली है, राजस्थानी जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं, हाँ। वो बच्चा आज बोलना बंद हो गया। अगर ये उन बच्चों को के प्रति हमने ये ध्यान नहीं दिया, तो वो जब बड़ा होगा और हम जो उसके पहले वाली जो पीढ़ी, उसके माता-पिता की पीढ़ी जब चली जाएगी, तो ये ये पूरे क्षेत्र में मारवाड़ी बोलने वाले व्यक्ति नहीं मिलेंगे। हमारी बोली खत्म हो जाएगी, हमारी भाषा खत्म हो जाएगी, हमारे रीति-रिवाज तो खत्म हो ही रहे हैं, हमारे पहनाव खत्म हो ही रहा है। आज हम किसी भी तरीके से हम पाश्चात्य देशों के जो पहनावे उसको तो अपना रहे हैं और पाश्चात्य लोग हमारे पहनावे को अपना रहे हैं। एक उल्टा क्रम हो रहा है। इसलिए हमें एक ऐसी मुहिम चलानी होगी जिससे कि हम अपने सनातन परंपराओं को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित कर सकें। सर, जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, शिक्षक है या जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक जो संस्थाएं हैं, उनकी कितनी भूमिका हो सकती है लोक संस्कृति को बचाने में? आप क्या राय रखते हैं? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी संस्कृति को और हमारी लोक संस्कृति को, ख़ास तौर से हमारी लोक संस्कृति को बचाने का एक मुहिम चलाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम ये जो हमारी जो ये सनातनी परंपराएँ जो थी, हमारी जो लोक संस्कृति थी, वो एक इतिहास की वस्तु बन जाएगी। बड़े-बुज़ुर्ग जो जब तक ज़िंदा है तब वो कहते रहेंगे हमारे ज़माने में ऐसा होता था। तो नई पीढ़ी तो ये भी नहीं कह सकेगी कि उनके ज़माने में क्या होता था। वो तो ये कहेगी कि हमारे ज़माने में ये हो रहा है। होता था की बात खत्म हो जाएगी, हो रहा है उसकी बातें ही करेंगे। तो इसके लिए हमें शिक्षण संस्थाओं में हमारे सरकार को चाहिए कि वो शिक्षण संस्थाओं में ऐसे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बनावे जिससे हमारी लोक संस्कृति का उनको ज्ञान दिया जाए साथ में। हमारे लोक जीवन की, लोक परंपराओं की, लोक ये रीति रिवाजों का ज्ञान हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिले, इसलिए ज़रूरी है कि हम ये पाठ्यक्रम में इसको लागू करें। क्षेत्रीय जो जिस क्षेत्र की जो परंपराएं हैं वो उस क्षेत्र में लागू रहें और हम उन बच्चों को हमारे ये संस्कारों से परिचित करवा दें। दूसरी चीज़ कि हमें अपने घरों में के अलावा शिक्षकों को भी ये चाहिए कि वो अपने स्कूलों में हर अवसर का एक ऐसा आयोजन करें जिस पर वो हमारे पुराने जो सनातन परंपराएं हैं उनको हम लागू करें। हम बच्चों को बता सकें कि तीज का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, गणगौर का पूजन कैसे किया जाता है, अन्य जो त्यौहार है हमारे होली है, दिवाली है, ये रक्षाबंधन है, दूसरे जो त्यौहार हैं वो सब हम कैसे मना रहे हैं। ये जो हमारे जो एक सनातनी परंपरा के जो रीति रिवाज और त्यौहार और ऐसे मेले हैं वो सब हम अगर शिक्षक मिल करके ये दायित्व लें और अपने स्कूलों में ये अपना करके उनका आयोजन करके हम बच्चों को एक संदेश दे सकें तो निश्चित रूप से हम अपनी संस्कृति को बचाने का एक प्रयत्न कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका परिवार, सबसे पहले परिवार और उसके बाद शिक्षण संस्थाएं ये इस परंपराओं को जीवित रखने में अपना योगदान दे सकती है। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारी जो लोक संस्कृति है, जो लोक परंपराएं हैं, जो हमारा सनातन से चला आ रहा जो हम इनका स्वरूप है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे कि मैं अपने से आने वाली पीढ़ी को, मेरे से बाद की जो पीढ़ी है, मेरे से जो छोटे हैं, मैं उनको ये सब कुछ सिखाऊंगा और सिखा करके मेरी इस संस्कृति को जीवित रखूंगा, अक्षुण्ण रखूंगा और निश्चित रूप से हम अपने सनातन को समाप्त नहीं होने देंगे। ये एक संकल्प लेकर के अगर हम आज की पीढ़ी को कार्य करना चाहिए और अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो लोक संस्कृति, लोक परंपराएं, लोक रीति रिवाज, हमारा पहनाव, हमारा खान पान, ये सब कुछ यथावत सुरक्षित रहेगा, जीवित रहेगा और हमें आगे की पीढ़ियों को सौंप करके जाने के एक जिम्मेदारी का भाव पैदा कर देगा।
सर, कई संस्थाओं का तो स्वरूप इतना बड़ा होता है कि कोई व्यक्ति अगर उन संस्थाओं में आता है तो उस व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है। युक्ति संस्थान तो अपने बाल्यकाल में है। आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर इस संस्था की गरिमा बढ़ाई है। इसके लिए मैं अध्यक्ष होने के नाते आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरे संस्था परिवार की ओर से, और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की ओर से भी मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने हमें बहुत बेहतरीन जानकारियाँ दी। एक बार पुनः आपका आभार। अगले कार्यक्रम में एक नए मेहमान और एक नए विषय के साथ हम आप सबके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।